हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। इस थ्योरी को यूज करके आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एज वेल एज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आप निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जैसे पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मोमेंट इस कॉम्प्लेक्स का क्या होगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये इंफॉर्मेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होते हैं, इनका एक अपना इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इन्फॉर्मेशन डिफरेंट होगी, वीक फील्ड लिगेंड्स है तो इन्फॉर्मेशन डिफरेंट होगी। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर हो गया आपका निकेल हो गया, ये Cl4 हो गया और ओवरऑल चार्ज यहाँ पर -2 कर देता हूँ। ठीक है भाई। सेकेंड और एक कंपाउंड ले लेता हूँ, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया, ये निकेल सेंट्रल मेटल एटम सेम ही रख लेता हूँ और लिगेंड्स यहाँ पर मैं डिफरेंट कर देता हूँ, ये CN4 हो गया और होल पावर -2 हो गया। ठीक है भाई। इसमें अगर आप देखें तो दोनों कॉम्प्लेक्सेज में सेंट्रल मेटल एटम आपका सेम हो गया, परंतु यहाँ पे जो लिगेंड्स लगे डिफरेंट हो गए। हम लिगेंड्स के सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हैलोजन है, ये आपका साइनाइड आयन है, ये हैलोजेंस। तो खासतौर से कोई भी लिगेंड्स जिसमें से हैलोजेंस डोनर एटम होता है तो वो आपका वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। अगर वीक फील्ड लिगेंड दिया है तो वहाँ पर नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें अगर आप देखें तो ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होता है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एनी लिगेंड्स जिसमें से कार्बन, नाइट्रोजन या फास्फोरस डोनर एटम होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा और उसमें उसकी प्रेजेंस की वजह से पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको करना होगा। चलिए इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स बेसिकली की कंडीशन क्या है, इसमें से कार्बन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आपके होते हैं डोनर एटम। ठीक है भाई, ये चीज़ दिमाग में रखें। किसी भी लिगेंड्स में अगर कार्बन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आपके डोनर एटम है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की तरह काम करेगा और क्या हो जाएगा भाई, ये पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको करना पड़ेगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑर्बिटल नोटेशन जब आप लिखेंगे। अगर वीक फील्ड लिगेंड्स के बारे में बात करें, वीक फील्ड लिगेंड्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन, सल्फर एंड ये हैलोजन। अगर किसी भी लिगेंड्स में ऑक्सीजन, सल्फर या हैलोजेंस आपके डोनर एटम की तरह काम कर रहे हैं तो वो लिगेंड्स आपका हो जाएगा वीक फील्ड लिगेंड्स। और वीक फील्ड लिगेंड्स में क्या होता है भाई, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चीज़ आप दिमाग में रखें। बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन है। अब देखिए भाई, चलिए हम इंफॉर्मेशन दोनों से निकाल लेते हैं। अगर आप देखें तो इसमें निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2 होगी, क्योंकि ये -4 है। तो अगर उधर जाएगा तो -2 + 4 = +2 आ जाएगी, तो निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है। ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो साइनाइड आयन है, इसका -1 चार्ज होता है तो -4 = -2 हो जाएगा। तो -4 जब उधर जाएगा तो -2 + 4 = +2 हो जाएगा। इसमें भी निकल की वही ऑक्सीडेशन स्टेट है जितना कि इसमें। ठीक है, दोनों में सेंट्रल एटम सेम है, दोनों सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। फिर देखते हैं कि दोनों में की जो इंफॉर्मेशन हम निकालने वाले हैं तो वो डिफरेंट कैसे हो जाते हैं। डिफरेंट इस वजह से हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो लिगेंड्स लगे हैं ये डिफरेंट लगे हैं। इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है, इसमें से वीक फील्ड लिगेंड्स लगा हुआ है। देखते हैं इंफॉर्मेशन कैसे डिफरेंट हो जाती है। अब देखिए भाई, अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो जो स्टेप हम लोगों को फॉलो करना है, मैं कंडीशन से बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम निकालना है, ये स्टेप फॉलो करिए। ठीक है भाई। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालना चाहे तो निकेल हो गया +4, क्लोरीन हैलोजन होता है तो -1 चार्ज हो गया, इक्वल टू टोटल चार्ज कितना हो गया, -2। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो निकल क्या हो जाएगा, +2 हो गया भाई, ये हो गया +2 मिल गया। दूसरा जो स्टेप करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन करना है। सेंट्रल मेटल आयन मतलब ये सेंट्रल मेटल आयन हो गया निकेल 2+। तो हम लोगों ने सीखा हुआ है, यह देखा होगा आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 28। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये 8 हो जाता है, d ऑर्बिटल में जाता है और ये जो 2 होता है आपका s ऑर्बिटल में जाता है। लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका रेडी हो गया। आप ध्यान दीजिए भाई, इसमें अगर आप देखें तो इस निकल जो सेंट्रल मेटल एटम है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, मतलब क्या, इट हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट के लूज कर लिए तो निकल 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d8 एंड 4s0 हो गया। बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन है। अब इसके बाद में यहाँ पर हम करते हैं ऑर्बिटल नोटेशन। ऑर्बिटल नोटेशन किसका भाई करते हैं, सेंट्रल मेटल आयन का। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो आपको फॉलो करना है, तो देखिए d ऑर्बिटल है तो कितने बॉक्सेज रहते हैं d ऑर्बिटल में, 5 रहेंगे तो यहाँ पर 3d कर दिया।
4s तो आपका 0 है, 4s क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। 4p भी आपका बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई, बहुत एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। अब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 0 था, ये 4p, ये भी 0 ही है। ठीक है, 4d भी कर सकते हैं, वो भी पूरा खाली पड़ा हुआ है। अब देखिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, आप पहले सिंगली फिल कर लें, फिर इसके बाद में डबल फिल कर लें। हुन्स रूल, सिंगल फिल इसमें कर देते हैं, फिर इसके बाद में डबल कर देते हैं। देखिए 8, 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 कर दिया। अब देखिए इसमें तो इसमें है नहीं। अब ध्यान दीजिए भाई, जो नेक्स्ट पार्ट आपको करना है इफेक्ट ऑफ लिगेंड्स। इफेक्ट ऑफ लिगेंड्स, आप ध्यान दीजिए, ये हो गया इफेक्ट ऑफ लिगेंड्स। इफेक्ट ऑफ लिगेंड्स का मतलब क्या है कि आपको ये दिमाग में रखना है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है कि वीक फील्ड लिगेंड्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो हाइड्रोजन दिया हुआ है। अगर हाइड्रोजन अगर आपका डोनर एटम की तरह काम करेगा तो वीक फील्ड लिगेंड होगा। वीक फील्ड लिगेंड है तो मतलब है कि नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, इनकी आपको पेयरिंग नहीं करना है। अब देखिए भाई, अब नेक्स्ट स्टेप, ये तो पार्ट क्लियर हो गया कि मुझे पेयरिंग करना है नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, इसमें अगर आप देखें तो यूनिडेंटेट लिगेंड्स कितने लगे हुए हैं? 4, और हर एक लिगेंड्स एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। और एक इलेक्ट्रॉन के पेयर के लिए आपको इस सेंट्रल मेटल एटम को एक वैकेंट ऑर्बिटल अवेल करना होगा, प्रोवाइड करना होगा। अब देखिए भाई, अगर वैकेंट ऑर्बिटल ये दिया हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें, क्योंकि कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं? 4। तो हमें 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। और यही रीजन है कि जो आपके सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि इनके जो खासतौर से इसमें अगर आप देखें तो इनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, आसानी से ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। हाँ, ये कन्फ्यूजन ना हो कि इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर एक इसमें है। भाई इलेक्ट्रॉन पेयर अगर आप आएंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या, ये आएगा। और ये जो बॉक्स है केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को एकोमोडेट कर सकता है। अगर ये भी आएगा एक ऑलरेडी, तो 3 तो नहीं होगा ना, रिपल्सन हो गया तो कंप्लीटली ये सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो इन लिगेंड से निकल के कितने ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं? 1 2 3 4, ये ऑर्बिटल आपके ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, जब भाई इनके लिगेंड्स आएंगे, होता क्या है भाई, ये आपका मेटल हो गया और ये ये लिगेंड्स हो गया, इसके पास में लोन पेयर है, तो ये आकर के जब डोनेट करता है तो ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब डोनेट करेगा तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ये हो गया, ओवरलैपिंग के दरमियान आपका ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो अब देखिए 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स बेसिकली ओवरलैपिंग कर रहे हैं लिगेंड्स के साथ में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो S और यहाँ पर 3p हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। वेरी सिंपल, हाइब्रिडाइजेशन हमें मिल गया sp3। आप लोगों ने सीखा हुआ कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लिगेंड्स को या लिगेंड्स कितना यूनिडेंटेट 4 लिगेंड्स दिया हुआ है, या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया 4, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो मतलब यहाँ की ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। ये इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। ये sp3 हो गया, ज्योमेट्री हो जाती है टेट्राहेड्रल। ठीक है, अगर मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूँ, वेदर दिस कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, तो अगर इसके पास में सेंट्रल मेटल एटम के पास में अगर आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक, ये इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। ठीक है, और भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं। म्यू इज इक्वल टू आप लोगों ने सीखा होगा n ब्रैकेट n+2। ठीक है, इसमें मल्टीप्लिसिटी भी निकाल सकते हैं, ये होता है 2s+1। 2 जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, s की वैल्यू निकालने के लिए उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पे प्लग इन कर दीजिए, इसमें मल्टीप्लिसिटी आपको निकल आएगी। ठीक है, n की वैल्यू क्या होती है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, n का वैल्यू क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। हम नई इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन मिल गया। चलिए अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने देखा हुआ कि इस कॉम्प्लेक्स में भी सेंट्रल मेटल एटम सेम है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है। चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में बात करें, तो इसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं निकालूँ 4 - 1 = -2, और ये निकल क्या हो गया? ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें भी निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है? +2। अब ध्यान दीजिए भाई, अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन ये ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला हुआ है, तो हम क्या करते हैं भाई, ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसी को हम छाप देते हैं। ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है ऑर्बिटल नोटेशन। करिए भाई ऑर्बिटल नोटेशन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वही सेम इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये हो गया। ठीक है,
ये हो गया भाई। अब इसके बाद में 4s हो गया, ये 4p हो गया, ये 4p हो गया, ये 4s हो गया और ये 3d 8 हो गया। आप ध्यान दीजिए भाई। नेक्स्ट पार्ट जो हम करने वाले हैं, ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया। अब लास्ट पार्ट इफेक्ट ऑफ लिगेंड्स। इसमें अगर आप देखें तो जो लिगेंड्स दिया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, मतलब है कि इसमें से कार्बन डोनर एटम होता है, तो कार्बन डोनर एटम मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स मतलब कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इनकी आपको पेयरिंग करना है। आप ध्यान दीजिए भाई, अगर मैं स्पिन को इधर ले आता हूँ तो ये आपका पेयर्ड हो गया और ये आपका बॉक्स खाली हो गया। खाली हो गया नहीं हो गया? अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पार्ट है, कितने लिगेंड्स दिए हैं? 4। कैसे लिगेंड्स दिए हैं? यूनिडेंटेड। ठीक है, मतलब है कि 4 ऑर्बिटल्स इस सेंट्रल मेटल एटम को प्रोवाइड करने होंगे ताकि ये लोन पेयर इनसे एक्सेप्ट कर सके। तो एक ऑर्बिटल तो यहाँ पर ऐसे जंप नहीं करेंगे भाई, एक यहाँ पे दिया है ना, ऐसे ये आपका लोअर ऑर्बिटल है, हायर ऑर्बिटल से दिया हुआ, तो इसमें पहले इसको काउंट करेंगे, फिर इसके बाद में यहाँ से ऐसे बढ़ते जाएंगे, बीच में स्किप करके नहीं जाएंगे। तो 1 2 3 4 चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक डी ऑर्बिटल भी आपका ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। एक डी हो गया, एक एस हो गया और 2p हो गया, तो DsP2 ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। भाई कितने बॉक्सेस चाहिए? 4। तो 1 2 3 4 ले लिया। ऐसे नहीं करेंगे 1 2 3 4, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, इसको भी वेकेंट डाला हुआ है तो ये एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर, इसी वजह से आपको यहाँ से भी काउंट करना है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? DsP2। अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? स्क्वायर प्लैनर्स। स्क्वायर प्लैनर्स, ठीक है, स्क्वायर प्लैनर हो गया। अब इसके बाद में अगर मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूँ तो इसमें अगर आप देखें तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 चला जाएगा क्योंकि n की वैल्यू 0 हो गई। इसमें मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2s+1 होता है ना भाई, 2s+1। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं इस इंफॉर्मेशन के बारे में। सेंट्रल मेटल एटम विद द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, परंतु लिगेंड्स दोनों कॉम्प्लेक्सेस में डिफरेंट हो जाता है, इस वजह से दोनों कॉम्प्लेक्सेस की इंफॉर्मेशन भी डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें से DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है? टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है? स्क्वायर प्लैनर। ये अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो ये पैरामैग्नेटिक बाय नेचर, ये डायमैग्नेटिक बाय नेचर। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ लिगेंड्स। सेंट्रल मेटल एटम सेम भी हो सकता है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो सकती है, परंतु अगर आपका लिगेंड्स डिफरेंट टाइप का लगा हुआ है, उनकी डेल्टा नॉट की वैल्यू अगर डिफरेंट है तो हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम VBT से निकालते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन चेंज हो सकती है। अब देखिए भाई, अभी तक के कॉन्वर्जेशन में या प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो लिगेंड्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और दूसरा वीक फील्ड लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वीक फील्ड लिगेंड्स में नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है। अब इसके बाद में हम लोग ऐसे लिगेंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एज वेल एज वीक फील्ड लिगेंड्स की तरह काम करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ सब्सटेंसेज हैं जो एसिड एज वेल एज बेसिस दोनों की तरह काम करते हैं, एसिड एंड बेस दोनों की तरह काम करते हैं, तो इस वजह से उनको बोला जाता है एम्फोटेरिक। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम अब ऐसे लिगेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक फील्ड लिगेंड्स दोनों की तरह काम करते हैं। तो उनसे रिलेटेड मैं कुछ कंपाउंड्स लूँगा, एग्जाम्पल देखते हैं और ये पार्ट आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। लिगेंड्स जो आपके दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एज वेल एज वीक फील्ड लिगेंड्स की तरह काम करते हैं, एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे आपका हो गया अमोनिया। ठीक है भाई, इसमें अगर आप देखें अमोनिया में नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर जो डोनेट करेगा नाइट्रोजन ही डोनेट करेगा। ठीक है, अगर किसी लिगेंड्स में नाइट्रोजन आपका अगर डोनर एटम है तो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने सीखा हुआ है। ठीक है भाई, किसी कॉम्प्लेक्सेस में विथ सेंट्रल मेटल एटम के साथ में ये वीक फील्ड लिगेंड्स की तरह भी काम करता है। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे एक एग्जांपल तो ऑलरेडी हम लोगों ने लिया हुआ था टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ लिगेंड्स। अब दूसरा मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, जैसे Cr ये हो गया आपका NH3 और ये हो गया आपका 3+। ठीक है भाई, और एक और कॉम्प्लेक्स ले लिया CO, ये कोबाल्ट हो गया, ये NH3 और यहाँ पर ले लिया मैंने 3+। अब ध्यान दीजिए,
बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। इसमें अगर आप देखें तो दोनों में से अमोनिया लिगेंड सेम हो गया। प्रीवियस एग्जांपल में क्या था, लिगेंड्स सेम था, लिगेंड्स डिफरेंट था और सेंट्रल मेटल एटम सेम था। अब मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें से लिगेंड्स सेम है और सेंट्रल मेटल एटम आपके डिफरेंट है। और दोनों में अगर आप देखें तो इसमें से ये आपका न्यूट्रल लिगेंड्स है, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड्स है, तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा और ये जो चार्ज ओवरऑल है इसका सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज हो जाएगा। तो इसमें अगर आप देखें तो Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिल जाती है। इसमें अगर आप देखें तो कोबाल्ट की भी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिल जाती है। तो ये पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। अगर हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है भाई तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आपको निकालनी है, फिर इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखिए भाई, हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं और कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और वो कैसे हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ दिस लिगेंड्स। ठीक है भाई, अब देखिए क्रोमियम के बारे में बात करें। ठीक है, तो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो यहाँ पर Cr के बारे में बात करें तो इसका 24 एटॉमिक नंबर होता है। तो इसमें अगर बात करें तो ये 3d5 4s1 होता है। ठीक है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर आप लूज निकालेंगे तो एक इससे निकल जाएगा, 2 इससे निकल जाएंगे, तो ये 3d क्या बचेगा भाई, 3d3 बचेगा, 3d3। तो यहाँ पर Cr3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d3 और 4s0 हो गया, कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑर्बिटल नोटेशन के बारे में बात करते हैं, थर्ड पॉइंट के बारे में। तो चलिए यहाँ पर कर लिया मैंने थर्ड पॉइंट, 3d3 हो गया, ये 4s हो गया और यहाँ पर हो जाता है आपका 4p। ठीक है, अब ध्यान दीजिए भाई, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन से सिंगली फिल्ड कर दिया मैंने। ठीक है, अब ध्यान दीजिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट, इस कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखें ये जो अमोनिया है तो वीक फील्ड लिगेंड्स की तरह काम कर रहा है। मतलब है कि इन खासतौर से ये जो आपके दिए हुए हैं, ये खासतौर से आपके जो स्पिन दिए हुए हैं इनकी पेयरिंग नहीं करेंगे। अगर वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है, वीक फील्ड लिगेंड्स में हम पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं करते हैं। अब देखिए वीक फील्ड लिगेंड्स अगर नहीं ये अगर तरह काम कर रहा है तो मतलब क्या है कि यहाँ पर हम पेयरिंग नहीं करेंगे। अगर पेयरिंग नहीं करेंगे तो यहाँ पर कितने लिगेंड्स दिए हुए, यूनिडेंटेड 6 लिगेंड्स। मतलब है कि इस सेंट्रल मेटल एटम को कितने बॉक्सेज अवेल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 ये बॉक्सेज वेकेंट ऑर्बिटल्स इसको प्रोवाइड करने हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो ये वेकेंट ऑर्बिटल्स आपके लिगेंड्स के ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करेंगे, इंटरमिक्सिंग करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया D2sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, D2sp3। अगर D2sp3 है तो आपका जो ज्योमेट्री होता है ये होता है आपका ऑक्टाहेड्रल। ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। ये इंफॉर्मेशन हम निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, अच्छा हमें बताऊंगा भाई, अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं कि ये भाई इसमें वीक फील्ड लिगेंड्स कैसे काम कर रहा है। इसमें अगर आप देखें, इसमें कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है 27, ये आपका d ऑर्बिटल में जाएगा, 3d7, ये s ऑर्बिटल में चला जाएगा, 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए हैं तो यहाँ से 2 निकल जाएगा, 1 यहाँ से निकलेगा, 3d6 और 4s0 हो गया। ऑर्बिटल नोटेशन अगर हम इसका ड्रा करते हैं 1 2 3 4, ये 3d6 हो गया, 4s0 हो जाता है और ये आप कर लीजिए 4p भी 0 हो गया। ठीक है भाई, कितने इलेक्ट्रॉन से 6 हैं। चलिए सिंगली फील्ड कर देते हैं, सिंगली फील्ड हो गया। फिर इसके बाद में आपने 6th वाला कर दिया, ये हो गया, ये पूरे खाली पड़े हुए हैं। अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स में ये जो आपका अमोनिया दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब कि आपको पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है। जब आप पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो ये स्पिन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये स्पिन इधर आ जाएगा, लीजिए ऐसे हो गया। 4 अनपेयर्ड थे तो 2 पेयरिंग हमें यहाँ पर 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मिल जाते हैं, तो पेयरिंग कर दिया मैंने। जब आपने पेयरिंग किया तो इंफॉर्मेशन कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। इसमें आपने पेयरिंग नहीं की, इसमें आपने पेयरिंग कर दिया, इसमें क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें से कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं, 6। तो इसको कितने ऑर्बिटल्स अवेल करने हैं, 6 एम्प्टी बॉक्सेस। तो 1 2 3 4 5 6 ये ऑर्बिटल्स आपके पार्टिसिपेट करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन तो लग रहा है कि भाई सेम मिल गया, क्योंकि यहाँ पर D2sp3 ये हो गया D2sp3 और ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल।
परंतु अगर मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं तो क्या ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक, ये हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें से n की वैल्यू कितनी हो जाती है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें से n की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो ये हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सिमिलरली स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है भाई। हाँ, एक चीज़ इम्पोर्टेंट पार्ट में आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ जो आपको दिमाग में रखना है, जो आपका जो अमोनिया होता है, ठीक है, तो अमोनिया एक ऐसा लिगेंड है जो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड एज वेल एज वीक फील्ड लिगेंड्स की तरह काम करता है। ये कौन से ऐसे सेंट्रल मेटल एटम है जिसके साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, और कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिनके साथ में ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, ये पॉइंट आपके साथ में मैं शेयर कर लेता हूँ। ठीक है भाई। ये जो अमोनिया दिया हुआ है एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ठीक है। जब कभी भी आपका कोबाल्ट दिया हुआ है, ये आपका कॉपर दिया हुआ है, ये आपका कैडमियम दिया है और ये आपका आयरन दिया हुआ है, ये आपके अगर आपको मिल जाता है कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम, तो ये समझ लीजिए कि ये अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। ठीक है। एक्ट्स एज वीक फील्ड लिगेंड्स विथ रेस्ट ऑफ द मेटल्स, यहाँ पर कर सकते हैं रेस्ट ऑफ द मेटल्स। मतलब ये है कि इन मेटल्स को छोड़ करके अगर कितने भी अदर मेटल्स आ जाएं, उन सभी मेटल के साथ में अमोनिया आपका वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। मतलब कि उनके केस में आपको पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करना है। ठीक है भाई। अच्छा, कुछ और भी लिगेंड्स है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, जो वीक फील्ड लिगेंड्स, ठीक है भाई, की तरह काम करते हैं। ऐसे लिगेंड्स को खासतौर से जैसे एसिड के केस में हम एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, एसिड एंड बेस के केस में तो कोई भी सब्सटेंस अगर एसिड एंड बेस दोनों की तरह काम करता है तो एम्फोटेरिक बोलते हैं। यहाँ पर कोई भी लिगेंड्स जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एज वेल एज वीक फील्ड लिगेंड्स की तरह काम करेगा तो इसको आप बोलेंगे एवरेज लिगेंड्स। ठीक है। तो कुछ लिस्ट ऑफ एवरेज लिगेंड्स मैं बताता हूँ। एवरेज जो लिगेंड्स होते हैं, एवरेज लिगेंड इन द सेंस ये एक ऐसे लिगेंड्स हैं जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एज वेल एज वीक फील्ड लिगेंड्स की तरह काम कर सकते हैं। ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, थायोसाइनाइड आयन हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका। और इसके बाद में आपका हो गया EN भी हो गया, इथाइलिन डाइअमाइन हो गया, और ये हो जाता है अमोनिया, तो है ही भाई, अमोनिया हो गया। और इसके बाद में एक और लिगेंड्स ले लेते हैं H2O। H2O भी आपका एवरेज लिगेंड्स की तरह काम करता है। ठीक है भाई, ये एवरेज। और एक भी यहाँ पर हो गया NO2 माइनस, तो ये हो जाते हैं आपके नेगेटिव लिगेंड्स और ये हो जाते हैं आपके न्यूट्रल लिगेंड्स। ठीक है। तो इन लिगेंड्स के साथ कभी भी अगर कोई कॉम्प्लेक्स आपको मिलता है तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहें, क्योंकि वहाँ पर इंफॉर्मेशन चेंज होने के चांसेस हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसके बाद में हम लोग उन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करते हैं। कभी कभी डिफरेंट इंफॉर्मेशन लेकर के बोला जाता है कि भाई ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये इनर सेल कॉम्प्लेक्स है या आउटर सेल कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए उन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में भी बात कर लेते हैं और देखते हैं इंफॉर्मेशन हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड देन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिसमें से इनर सेल्स यूज किए जाते हैं, किसके लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ठीक है भाई। तो यहाँ पर इनर सेल्स यूज किए जाएंगे, इनर सेल्स, ठीक है, यूज किए जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ठीक है भाई। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट, इनको आप बोल सकते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आल्सो। ये हो गया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, लो स्पिन इसका मतलब क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स की एनर्जी कम होती है। अगर एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनर्जी कम होती है और स्टेबिलिटी आपका ज़्यादा होता है। ठीक है भाई, ये चीज़ आप दिमाग में रखें। तो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर कभी आपको डिटरमिन करना है तो ये समझ लीजिए कि आप लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को डिटरमिन कर रहे हैं और ये उनकी एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और एक पार्ट जो लिख देता हूँ, ये होते हैं लेस पैरामैग्नेटिक या मोर
डायमैग्नेटिक, ठीक है भाई, ये मोर डायमैग्नेटिक हो जाते हैं। ये चीज़ आप दिमाग में रखें, ठीक है। अच्छा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करें, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें से आउटर सेल्स यूज किए जाते हैं, आउटर सेल आप यूज करेंगे, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए। और ये होते हैं आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिनिंग हो रहा है, स्पिनिंग ज़्यादा हो रहा है, मतलब है कि एनर्जी ज़्यादा होगी और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, पैरामैग्नेटिक करेक्टर ज़्यादा होता है, डायमैग्नेटिक कम होता है। तो यहाँ पे एक और सेंटेंस लिख देता हूँ, ये पैरामैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक इन कॉम्प्लेक्सेस का ज़्यादा होता है और डायमैग्नेटिक इनमें कम होता है, ठीक है। अच्छा भाई, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैं ले लेता हूँ कॉम्प्लेक्स CONH3 होल 6 और यहाँ पे हो गया 3+ और ये आपका निकेल हो गया और ये क्या हो जाता है NH3 होल 6, यहाँ पे कर लिया -+2, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्सेस दे दिए। इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस को लेकर के मुझे डिटरमिन करना है कि कौन सा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और कौन सा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, या कौन सा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, कौन सा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। चलिए देख लेते हैं। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसकी ज़्यादा है, और डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसकी ज़्यादा है, या पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसकी ज़्यादा है, ये पार्ट भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए भाई, इसमें अगर आप देखें इसके बारे में, तो ये पार्ट तो हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। इसमें से आपको कोबाल्ट का ओवरऑल चार्ज +3 मिल जाएगा, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 मिल गई। तो सेकेंड पार्ट क्या है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन लिखना है। तो इसका 27 होता है, तो ये हो जाएगा 3d7 और ये 4s2 होता है। 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए तो ये हो जाएगा 3d6 एंड 4s0 हो जाता है, ठीक है भाई। अगर मैं ऑर्बिटल नोटेशन के बारे में बात करूँ, ठीक है, तो ये 3d6 हो गया, तो 1 2 3 4 एंड 5 हो गया और ये 6 हो गया और 4s ऑर्बिटल आपके वेकेंट पड़े हुए हैं, 4s भी हो गया एंड 4p भी हो गया। आप ध्यान दीजिए भाई, इसमें अगर आप ध्यान दें तो ये कोबाल्ट दिया हुआ है, कोबाल्ट के साथ में अमोनिया, कोबाल्ट हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, कैडमियम हो गया, आयरन हो गया, इनके साथ में अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। तो मतलब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन आप पेयर कर देंगे, ये पेयर कर देंगे तो ये इसमें आपके चले जाएंगे, ठीक है भाई। अब देखिए कितने लिगेंड्स चाहिए हमें, यहाँ पर 6 लिगेंड्स है, तो ऑर्बिटल्स आपको कितने यूज करना है भाई, 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये लीजिए आपका हाइब्रिडाइजेशन रेडी हो गया। तो D2sp3, तो यहाँ से जो आपको मिल जाता है D2sp3, ये मिल गया भाई, ठीक है भाई, हाइब्रिडाइजेशन मिल गया। अच्छा, मैं इसके बारे में बात करता हूँ। तो इसमें अगर आप देखें तो निकल का जो होता है ये लिगेंड्स, तो न्यूट्रल लिगेंड से 0 हो जाएगा। ओवरऑल चार्ज निकल का कितना हो जाता है, +2 हो गया। निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, ये हो जाता है 3d8 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 2 आउटर मोस्ट चला जाएगा, तो इसका हो जाएगा 3d8 एंड ये 4s0 हो जाएगा। अगर मैं ऑर्बिटल नोटेशन के बारे में बात करूँ, ठीक है भाई, ठीक है, 3 रखते हैं, 4 नहीं करते हैं। ये 4s0 4p0 हो गया और 3d8 हो गया। चलिए इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं इसमें, ये स्पिन फिल कर दिया मैंने, ठीक है भाई। अच्छा, जैसा कि आप देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसमें, अगर आप देखें तो ये अमोनिया निकल के साथ में अटैच है। ये आपका कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, कैडमियम हो गया, आयरन हो गया। इनके अलावा अगर कोई भी अदर मेटल है जिनके साथ में अमोनिया अटैच है, वहाँ पर ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा भाई, ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है। अगर वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है तो मतलब नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आप पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करेंगे। अब देखिए भाई, ये यहाँ पर फिल्ड हो गया, इसका मतलब इसको कितने वेकेंट ऑर्बिटल यूज करने हैं भाई, वेकेंट ऑर्बिटल यहाँ पर 6 लिगेंड है, तो इसको 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स अवेल करने हैं, प्रोवाइड करने हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो 1 2 3 4 हो गया, 2 और चाहिए तो 4d भी तो खाली पड़ा है ना भाई, 4d खाली पड़ा हुआ है, तो ले लीजिए जितना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, तो लीजिए ये आपके ऑर्बिटल हो गए, हाइब्रिडाइजेशन रेडी हो गया।
P3D2, ये हो गया sp3d2। ध्यान दीजिए भाई, हालांकि ऑक्टाहेड्रल दोनों के केस में ज्योमेट्री सेम है, हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड्स, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। ठीक है, अब देखिए हम बातचीत करते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब देखिए भाई, इसमें अगर आप देखें तो इसके अगर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करें तो ये डी के इटसेल्फ जो इनर के अंदर के पेनल्टीमेट सेल होते हैं, उन्हीं सेल से ही ये आपके कुछ ऑर्बिटल्स ले जा रहे हैं, वो भी आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डी के। ठीक है, ये डी के, तो ये इनर में जा रहा है, इनर साइड से जा रहा है, इनर के ऑर्बिटल्स आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये इनर का तो नहीं है, आउटर जो बाहर के हो गया, बाहर का हो गया, तो इसमें से एस हो गया, ये डी का तो छोड़ा हुआ भाई, इसमें डी के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डी के इनर साइड जो न्यूक्लियस की साइड होते हैं, ये आउटर के हो गए, डी का तो है नहीं, एस का, एस ये P3 और D2, तो आउटर सेल्स यूज किए जा रहे हैं फॉर द हाइब्रिडाइजेशन विद द ऑर्बिटल्स ऑफ द लिगेंड्स। ये हो गया, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जो आउटर सेल्स यूज किए जाते हैं फॉर द हाइब्रिडाइजेशन में, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जो इसमें से इनर सेल्स यूज किए जाते हैं फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। यही आपका लो स्पिन हो गया, ये हो गया आपका हाई स्पिन हो गया। इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक और पार्ट, ये पार्ट आप आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने के बाद में। खासतौर से अगर आप देखें तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में हमें कैसा मिला? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में करते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स अगर होता है तो उस सिस्टम की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, एनर्जी क्योंकि कम होती है, तो वही पार्ट हो गया भाई, एनर्जी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसमें अगर आप देखें तो वीक फील्ड लिगेंड्स, वीक फील्ड लिगेंड्स दिया हुआ है, इसका मतलब नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और उस सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। तो कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ये भी आपका वीबीटी थ्योरी का ही कॉन्सेप्ट है। ऐसे कॉम्प्लेक्स दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि विच एमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज ए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या उसमें पूछ लिया जाता है कि आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, अब इसके बाद में वीबीटी थ्योरी ने कई सारे एजम्पशंस किए हुए हैं, कई सारे एजम्पशंस। चलिए उन एजम्पशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये एजम्पशंस कोई रूल नहीं है, ये अपनी पॉइंट्स को जस्टिफाई करने के लिए हैं। खासतौर से अगर आप देखें तो वीबीटी थ्योरी कुछ सर्टेन कॉम्प्लेक्सेज में ही एप्लीकेबल है, सभी कॉम्प्लेक्सेज में ये वीबीटी थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है, इसके भी कई सारे लिमिटेशन हैं। इसी वजह से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी रिकमेंड की गई थी। पहले तो वर्नर हो गया, वर्नर से फार बेटर देन वीबीटी थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी से आपने क्या हासिल किया? कुछ ज़्यादा खास इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है, उसके ज्योमेट्री के बारे में भी हमें खास तौर से ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। वीबीटी थ्योरी से एटलीस्ट आप क्या निकाल सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, ज्योमेट्री निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज नहीं निकाल सकते हैं। मतलब ऑप्टिकल का मतलब क्या है कि इन कॉम्प्लेक्सेज का कलर क्या होता है, ये चीज़ नहीं निकाल सकते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, खासतौर से जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ये कलर शो करते हैं। अगर आप उन्हीं एलिमेंट्स से लेकर के प्रोडक्ट बनाएंगे तो बनने वाला प्रोडक्ट भी कलरफुल होगा। तो अगर मुझे कलर डिटरमिन करना है कि इन कॉम्प्लेक्सेज का कलर क्या है, बाई यूजिंग वीबीटी थ्योरी वी कैन नॉट डिटरमिन। तो ये भी आपका एक लिमिटेशन हो जाता है। तो ये पार्ट हम ओवरकम कर लेते हैं इन सीएफटी थ्योरी में। ठीक है, चलिए हम एजम्पशंस के बारे में बात करते हैं। अभी तक के लेक्चर में आप लोगों ने सीखा होगा कि जब कभी भी हम किसी भी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स से या कंपाउंड से इंफॉर्मेशन निकालते हैं तो आपने देखा होगा लिगेंड्स का अपना खुद का एक सिग्निफिकेंस है। जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है या एवरेज फील्ड लिगेंड्स है या आपका वीक फील्ड लिगेंड्स है। अब देखिए भाई, हम कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें से ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स चाहे वीक फील्ड लिगेंड्स है, इसका कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, एवरेज फील्ड लिगेंड्स है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब हम साइज ऑफ लिगेंड्स को देख करके ये डिटरमिन करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा होने वाला है, हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें अगर आप देखें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 4 है,
ठीक है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 4 है। यहाँ पर इसमें अगर आप देखें तो यूनिडेंटेड लिगेंड्स दिए हुए हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स या नंबर ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड्स या नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये पार्ट होता है। ठीक है भाई। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, अगर आप देखें तो ये कोबाल्ट हो गया, ये निकल हो गया, ये प्लैटिनम हो गया। ठीक है। और इन कॉम्प्लेक्सेस से मुझे ये डिटरमिन करना है कि भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए और इनकी ज्योमेट्री क्या होना चाहिए। ख़ास तौर से अगर आप देखें तो ये आपका जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है थायोसाइनेट आयन, ठीक है, तो ये काफ़ी बल्कि काफ़ी लार्ज लिगेंड्स है, काफ़ी बल्कि लिगेंड्स। ठीक है। अब देखिए खास तौर से आप ध्यान दें, अगर कभी भी बल्कि या लार्ज ग्रुप का लिगेंड्स आपका सेंट्रल मेटल एटम से, छोटे एटम से लगा हुआ है, जैसे 3D सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक के वो आपके छोटे एटम्स होते हैं, 4D में और बड़े हो जाते हैं, 5D सीरीज में जो भी मेटल से दिए हुए हैं उनका साइज बढ़ने लगता है, क्योंकि जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं इन ए ग्रुप तो उनका साइज इंक्रीज होने लगता है। ठीक है भाई। तो खासतौर से अगर आप देखें तो ये कोबाल्ट और निकिल आपके 3D सीरीज में डले हुए हैं और आपका ये प्लैटिनम है 5D सीरीज में डला हुआ है। तो इसका साइज इन दोनों सेंट्रल मेटल एटम के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि 5D सीरीज में आ रहा है। ठीक है। एक अनदर पार्ट देखिए, बल्कीनेस ऑफ ए लिगेंड्स हम लोग कंसीडर क्यों करते हैं, खासतौर से अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है किसी भी कॉम्प्लेक्स में तो उसकी ज्योमेट्री या हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 हो सकती है या तो dsp2 हो सकता है। ज्योमेट्री टेट्राइडल हो सकता है या स्क्वायर प्लानर हो सकता है, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, दोनों तो हो नहीं सकते हैं। ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर मैं इसके मान लिया जाए कि स्क्वायर प्लानर है, स्क्वायर प्लानर्स मान लिया जाए कि ये सेंट्रल मेटल एटम होता है। स्क्वायर प्लानर का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, और ये कॉर्नर में आपके लिगेंड्स लग जाते हैं। ठीक है। एक ये छोटा सा एटम से लगा हुआ है और ये बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, बड़े से बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, बल्कि ग्रुप। ठीक है भाई। अब जब ये बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं तो क्या होगा, यहाँ पर रिपल्सन होगा। अगर रिपल्सन होगा तो कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी होती है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिपल्सन होता है तो भाई एनर्जी उस सिस्टम की ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा हो जाएगी तो स्टेबिलिटी उस सिस्टम की कम हो जाती है। ठीक है ना भाई। और एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि वो स्टेबल नहीं है कि मतलब कहीं ना कहीं किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये कंपाउंड स्टेबिलिटी फॉर्म में रहना चाहता है। स्टेबिलिटी फॉर्म में रहने के लिए कभी भी ये dsp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं प्रेफर करेगा शो करना, क्योंकि अगर ये हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री शो करता है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल हो जाएगा। और कोई भी कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल नहीं होना चाहता है, स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहता है। पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने देखा हुआ कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन लूज करके चाहे इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। वही होड़ यहाँ पर भी लगा हुआ है। ये कॉम्प्लेक्स भले ही आपका लिगेंड्स कैसा लगा है, डजंट मैटर, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड्स है चाहे वीक फील लिगेंड्स है चाहे एवरेज लिगेंड्स है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर मोटो आता है कि स्टेबिलिटी की तरफ इसको जाना चाहिए, स्टेबिलिटी की तरफ इसका जाना चाहिए अपन। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो ये बल्कि ये भाई लिगेंड्स क्या है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज, और ये चार्ज जब पास हो जाएगा तो रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी नीचे चली जाएगी और क्या हो जाएगी, एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो रिएक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाती है। वो ये करना नहीं चाहेगा। ठीक है भाई। ये कंडीशन मैंने बताया हुआ कि अगर स्मॉल सेंट्रल मेटल एटम है और अगर स्मॉल सेंट्रल मेटल एटम आपका बल्कि ग्रुप से अटैच है तो वहाँ पर चांसेस टू शो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन या स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री कम रहता है। ठीक है भाई। सेम इज द केसेस के साथ में ट्राइफिनाइल पिरिडियल रहता है भाई, ट्राइफिनाइल फास्फीन रहेगा, ट्राइफिनाइल फास्फीन, इसमें से कितने बेंजीन के 3 ग्रुप लगे हुए हैं, बेंजीन के 3 ग्रुप लगे हुए हैं फास्फोरस से, ये तो बहुत ही बल्कि ग्रुप हो गया। और ये आपका 3D सीरीज का एलिमेंट लगा हुआ है मेटल, छोटा सा आइटम, ये छोटा सा आइटम मान लीजिए निकल रख दिया, और यहाँ पर क्या हो गया क्या हो गया PPH ये हो गया भाई। ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका जो ट्राइफिनाइल ये फास्फीन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर रिपल्सन ज़्यादा होता है तो इस सिस्टम की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, वो करना नहीं चाहेगा। ठीक है। अनदर पार्ट। अच्छा, अगर इसका उल्टा हो जाए,
अगर सेंट्रल मेटल एटम का साइज ज़्यादा हो जाए और ग्रुप होते हैं जो छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, देखिए इसमें से, इसमें अगर आप देखें 5D सीरीज का मेटल डला हुआ है, इसका साइज ज़्यादा है, ये लिगेंड्स हैं आपके छोटे छोटे लिगेंड्स लगे हैं, तो कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, ठीक है भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये DsP2 में तो चला जाएगा, क्योंकि भाई इसमें क्या है, अगर काफ़ी बड़ा साइज है तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी तो बड़े होंगे, न्यूक्लियर चार्ज भी तो ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन भी तो ज़्यादा होगा, तो होल्ड करके रखेगा, ठीक है। यही इन सभी को, इनमें लगने वाले जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन सबको होल्ड करके रखेगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, इनमें रिपल्सन कम हो जाएगा। ये अगर जो हेड है जो सभी को पकड़ के रखा हुआ है, कंट्रोल करेगा, इसमें जो हेड है ये सभी इसको डोमिनेट करेंगे, तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो जो हेड है ना भाई, अगर वो सिस्टम को चलाना चाहेगा, कंट्रोल रखेगा, तो इसलिए वो सिस्टम चलेगा, तो ये DsP2 में चला जाएगा, क्योंकि स्टेबल है, क्योंकि इसमें रिपल्सन ज़्यादा नहीं हो रहा है। इसमें से रिपल्सन ज़्यादा होगा, इस सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, तो इस वजह से DsP2 ना हो करके ये जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। चलिए यहाँ पर मुझे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ये स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत भी नहीं है। कॉम्प्लेक्स को देख करके, द साइज ऑफ लिगेंड्स को देख करके आप आसानी से आंसर कर सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री क्या होना चाहिए। उसका लॉजिक मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करें तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, और ये हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल, ठीक है भाई, ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल क्यों हो जाएगा, खासतौर से अगर आपने देखा होगा तो टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री कुछ ऐसी रहती है, ये हो गया टेट्राहेड्रल, ठीक है। और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है बिल्कुल सेम होता है, 109 डिग्री कुछ ऐसा रहता है, 109, ठीक है भाई। ये जो बॉन्ड एंगल होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं, तो इक्वल डिस्टेंस रहेगा। अगर रिपल्सन भी होता है तो लीजिए इसको थोड़ा और बढ़ा दीजिए भाई, थोड़ा दूर दूर चले जाएंगे, परंतु ये डिस्टेंस, ये बॉन्ड एंगल बिल्कुल सेम रहेगा। रिपल्सन होता जाएगा और बढ़ाते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, परंतु ये ज्योमेट्री मेंटेन रहेगी। भाई रिपल्सन होगा, थोड़ा दूर चले जाएंगे, रिपल्सन की वजह से दूर चले जाएंगे तो रिपल्सन कम हो जाएगा। जब रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होने लगेगी। इसमें अगर आप देखें तो रिपल्सन कम है, तो खास तौर से इसमें अगर आप देखें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में तो DsP2 हो जाता है, और इसमें से चला जाएगा स्क्वायर प्लानर में, स्क्वायर प्लानर, ठीक है भाई। तो एक केस लिख देता हूँ, ये केस 1, ठीक है। अगर आपका जो बल्की ग्रुप होता है, बल्की ग्रुप, ठीक है, अगर आपका हाई ज़्यादा बल्की ग्रुप दिया हुआ है, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम अगर आपका साइज वाइज छोटा दिया हुआ है, साइज वाइज बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर हम साइज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर साइज वाइज आपका बल्की ग्रुप ज़्यादा दिया हुआ है, सेंट्रल मेटल एटम साइज वाइज कम दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके केस में क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और ये आपका टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ये कंडीशन आप दिमाग में रखें। केस 2, ठीक है, अगर आपका बल्की ग्रुप क्या हो गया भाई, बल्की ग्रुप साइज वाइज छोटा दिया हुआ है, छोटा बल्की ग्रुप दिया हुआ है, छोटा ग्रुप, और सेंट्रल मेटल एटम का जो साइज अगर ज़्यादा हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और इसके बाद में आपका स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री मिल जाएगी। ये हो गया भाई। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, आप दिमाग में रखें। अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, वीक फील्ड लिगेंड्स, एवरेज लिगेंड्स, अब साइज ऑफ लिगेंड्स भी मैटर करता है इन डिटरमाइनिंग हाइब्रिडाइजेशन एज वेल एज ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अभी VVD थ्योरी कंटिन्यू है, कुछ और भी अजम्पशंस के बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। बोर्ड में मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स लिए हुए हैं और इन कॉम्प्लेक्स का हम लोग निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो VVD थ्योरी इस्तेमाल करेंगे, परंतु VVD थ्योरी जब आप इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर आप कई सारे अजम्पशंस लेकर के ही हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकेंगे।
ठीक है। वीबीडी थ्योरी अगर आप यूज करेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं इन कॉम्प्लेक्सेस में आपको कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ सके। ठीक है, देख लेते हैं। ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसमें से अगर आप देखें तो ये आपका TiH2O टू पावर ये आपका 6 दिया हुआ है, H2O6 दिया हुआ है, आपका टोटल चार्ज +3 ये दिया। मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, चलिए मैं इस कॉम्प्लेक्स को लिख लिया। ये आपका H2O हो गया, ये 6 हो गया और यहाँ पर +3 हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या है भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो ये तो आपका न्यूट्रल लिगेंड्स दिया हुआ तो ये 0 हो जाएगा। ओवरऑल चार्ज ऑफ ये आपका +3 हो गया। ठीक है, Ti का एटॉमिक नंबर होता है 22, ये 3d24s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये 2d में जाएगा, ये 2s में चला जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर Ti का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, मतलब है कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो लीजिए यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 3d1 बचा हुआ है, 4s0 हो गया। चलिए हम बातचीत कर रहे हैं टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन इस कॉम्प्लेक्स का। हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा तो ज्योमेट्री आगे की इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम ऑर्बिटल नोटेशन के बारे में बात करते हैं। ये 3d1 हो गया, ये 4s0 हो गया, ये हो गया आपका 4p हो गया, ये भी 0 है, एक भी इसमें नहीं है। ये लीजिए यहाँ पर एक इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। इसमें अगर आप देखें तो कितने लिगेंड्स यूनिडेंटेट 6। तो इसका मतलब क्या है, इस सेंट्रल मेटल एटम को कितने वेकेंट ऑर्बिटल्स अवेल करने हैं, 6। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक हो जाएगा। अब देखिए काउंट करिए कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 d4, तो ये हो गया, और ये हो गया आपका s, ये p हो गया, तो ये हो जाएगा वो d4sp। अब देखिए भाई sp d4 या d4sp ऐसा बोल सकते हैं। क्या इस हाइब्रिडाइजेशन को आपने कभी सुना हुआ है? अगर मैं वीबीडी थ्योरी के आधार पर अगर मैं जाता हूँ तो ये हो गया d4sp। क्या ये हाइब्रिडाइजेशन होता है? नहीं होता है भाई, कभी पढ़ा ही नहीं है। अगर कभी पढ़ा भी नहीं है, कभी सुना भी नहीं, तो समझ लीजिए कि इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है। इससे रिलेटेड कोई ज्योमेट्री आगे की इंफॉर्मेशन निकाल भी नहीं सकते हैं। तो वीबीडी थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप जाते हैं तो लीजिए ये हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है। ठीक है ना भाई, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, अज्यूम करना है। अज्यूम की मोस्ट सूटेबल हाइब्रिडाइजेशन, एक ऐसा आपको अरेंजमेंट करना है ताकि जो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो सकता है। इसमें कितना लिगेंड्स यूनिडेंटेट 6 लिगेंड्स है। अगर 6 लिगेंड्स है या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, DsP2 हो सकता है, D2sp3 हो सकता है, या sp3d2 हो सकता है। DsP2 तो स्क्वायर प्लानर में चला जाता है। ठीक है ना भाई, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, या तो D2sp3 या तो आपका sp3d2, ये हो सकता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है भाई, ऐसा तो नहीं कि कंप्लीटली ऑल द d ऑर्बिटल्स ये बिल्कुल ब्लॉक कर दे आपका, ये इस s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन पेयर ये एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। चलिए मैंने इसको हटा दिया, ये D2 इन दोनों ऑर्बिटल को लेकर के चलता है। ठीक है, इन दोनों ऑर्बिटल को यूज करेगा 1 2 3 4 5 और 6, ये ओवरलैपिंग हो जाएगा। अगर मैं कुछ ओवरलैपिंग ऐसे करता हूँ, तो क्या यहाँ पर सुटेबल हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है? ये हो जाएगा D2sp3, ये पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो मतलब आपको ज्योमेट्री भी मिल जाएगी। कौन सी मिल जाएगी भाई? ऑक्टाहेड्रल मिल जाएगी। तो यहाँ पर सर्कमस्टेंसेज ऐसे हैं, एक ही स्पिन है, आउट ऑफ 5 बॉक्सेस में केवल एक ही स्पिन है, और एक ही स्पिन होने की वजह से आप 4d वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं यूज कर सकते हैं। अगर यूज कर रहे हैं तो आपका हाइब्रिडाइजेशन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अज्यूम करके चलना, मोस्ट सूटेबल जहाँ पर से ऐसा अरेंजमेंट करना ताकि आपको सूटेबल हाइब्रिडाइजेशन मिल सके, ताकि आगे की इंफॉर्मेशन आपकी क्लियर हो सके। ये पार्ट हो गया। ठीक है भाई, अच्छा मैं दूसरे कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करता हूँ। दूसरा कॉम्प्लेक्स दिया है आपका वैनेडियम। ठीक है, VH2O6 दिया है, यहाँ पर कब का 3 दिया है। ठीक है भाई, मैं इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, इसमें न्यूट्रल लिगेंड्स है, तो ओवरऑल चार्ज ऑफ कितना हो जाएगा, यहाँ पर +3 हो गया। वैनेडियम 23 एटॉमिक नंबर, ये 3d3 और 4h2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, तो ये TO2 हो गया। ध्यान दीजिए भाई, और ये 4s0 हो गया। ऑर्बिटल नोटेशन के बारे में बात करते हैं।
ठीक है भाई, तो 3d2 हो गया और यहाँ पे आपका 4s हो गया, ये 4p हो गया, 4p 0 हो गया, ये 0 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 स्पिन डाल दिया है। अब देखिए भाई काउंट करते हैं, ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है, H2O दिया हुआ है, इसमें से ऑक्सीजन डोनर एटम होता है। अगर ऑक्सीजन डोनर एटम है तो वीक फील्ड लिगेंड में नो पेयरिंग या फिलिंग, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं भाई। इतने इसमें भी तो होने चाहिए। अगर पेयरिंग भी कर देता, पेयरिंग नहीं हो रहा है, अगर पेयरिंग भी नहीं कर रहा हूँ तो तब भी हाइब्रिडाइजेशन मुझे सुटेबल नहीं मिल रहा है। रीज़न क्या है यहाँ पे अगर आप देखें तो कितने वेकेंट ऑर्बिटल्स इसको अवेल करने हैं, 6, क्योंकि 6 यहाँ पर लिगेंड्स लगे हुए हैं। 1 2 3 ये D3 हो गया, 4 5 6 तो ये D3S और P2 D3S P2 अकॉर्डिंग टू VBT थ्योरी मुझे ये हाइब्रिडाइजेशन मिल रहा है। ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। अज्यूम करिए भाई, अज्यूम। तो ठीक है भाई, ऐसे सिचुएशन में आपको अज्यूम करना है। तो अगर मैं इस ऑर्बिटल को स्किप कर देता हूँ और फिर आप यहाँ से काउंट करना शुरू करिए। तो D2 तो पॉसिबल है, अगर D2 से करेंगे 1 2 D2 हो जाएगा, 1 2 तो ये हो गया D2 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा D2sp3। अब आगे की इंफॉर्मेशन आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है भाई, ये हम d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कर रहे हैं। रिलेटेड टू द स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल हम लोग बहुत ही डिटेल में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में सीखेंगे। भाई इनकी स्प्लिटिंग क्यों कर रहे हैं, स्प्लिटिंग क्यों कर रहे हैं, इनकी ब्रेकिंग क्यों कर रहे हैं, आगे आने वाली थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं। तो यही लिमिटेशंस हैं, इन्हीं लिमिटेशंस की वजह से नेक्स्ट जो आपकी थर्ड थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी रिकमेंड की गई थी। कई सारे पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो अज्यूम कर लीजिए। ठीक है भाई, एजप्शंस, कई सारे एजप्शंस हैं। ठीक है भाई, अच्छा ये पार्ट हो गया। चलिए मैं अगर नेक्स्ट कंपाउंड्स के बारे में बात करता हूँ। सिमिलरली ये आपका क्रोमियम दिया हुआ है, ठीक है, तो ये CrH2O6 दिया, ये 3 दिया हुआ है। ठीक है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 20 क्या होता है 24, तो ये 3d5 4s1 हो जाता है। न्यूट्रल लिगेंड दिया है तो Cr3+ हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं तो ये क्या हो जाएगा भाई, इससे 2 जाएगा तो 3d3 हो जाएगा, 3d3। तो इसका तो क्लियर D इसमें से पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। तो DH2 D3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये तो आपका ये तो ठीक है, ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 तो ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो गए, 2 बचे हुए हैं तो D2 ले सकते हैं। और यहाँ से आपका 4s0 4p0 3d3 हो गया, तो ये पोर्शन आपका चला जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। ये तो ठीक है। अब ये बहुत इजी पार्ट है तो चलिए इसको मैंने कैंसिल कर दिया, आप करें या ना करें कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करता हूँ। Fe ये H2O5 और ये हो गया आपका NO। ठीक है, ये एक ऐसा लिगेंड है जिसमें ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें से आपका पॉजिटिव लिगेंड यूज किया गया है। अभी तक जितने भी कॉम्प्लेक्स लिए हुए हैं, चाहे वर्नर थ्योरी में, चाहे नॉमेनक्लेचर में हो, चाहे हम VBT थ्योरी में हो, जितने भी कॉम्प्लेक्स लिए हैं उन सभी में नेगेटिव या न्यूट्रल लिगेंड्स यूज किया है। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपका पॉजिटिव लिगेंड दिया है, आपका नाइट्रोसोनियम आयन, जिसके पास में +1 चार्ज होता है, जिसके पास में +1 चार्ज होता है। ठीक है भाई, इसमें अगर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हो गए, 5 + 1 = 6, मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं। ध्यान दीजिए भाई, इसमें अगर आप देखें तो इसका +1 चार्ज होता है, तो Fe + 5 × 0, ये +1 ये +1 = +2, तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाती है, +1। ठीक है भाई, ये 1 उधर जाएगा तो 2 - 1 = +1, तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है +1। Fe 26 एटॉमिक नंबर, 3d6 4s2 हो गया। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Fe, चलिए मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ, ये हो गया 3d6 और 4s1। चलिए हम अब ऑर्बिटल नोटेशन के बारे में, अब सेंट्रल मेटल आयन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका 3d6 4s1 और ये हमको हो जाएगा 4p0। ठीक है,
1 2 3 4 5 यानी 6 सिंगली फिल्ड देन डबल फिल्ड, और ये एक स्पिन यहाँ पे डाल दिया। अब ध्यान दीजिए भाई, इन जर्नल हम लोगों ने सीखा हुआ है कि ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन दिया हुआ है डोनर एटम वीक फील्ड अगेंस्ट, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन अगर डोनर एटम है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड अगेंस्ट हो जाता है। इसमें हमें क्या करना चाहिए, दोनों एस्पेक्ट हम कंसीडर कर लेते हैं। देखिए इसमें से दो तरह के डिफरेंट लिगेंड्स दिए हुए हैं, ठीक है, दो तरह के डिफरेंट लिगेंड्स। अगर मैं दोनों कंसीडर करता हूँ, अगर मान लीजिए मैं दोनों को वीक फील्ड लिगेंड्स कंसीडर करता हूँ, वीक फील्ड लिगेंड्स मैं पेयरिंग नहीं करूँगा भाई, वीक फील्ड लिगेंड से पेयरिंग नहीं करूँगा, ठीक है। अगर पेयरिंग नहीं करता हूँ तो क्या होना चाहिए भाई, ये रहेगा तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा पी से, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन पी से नहीं स्टार्ट होता है, डी से स्टार्ट हो सकता है, DsP2, D2sp3, ठीक है भाई, डी से स्टार्ट हो जाता है, एस से भी स्टार्ट होता है, पी से कभी नहीं स्टार्ट होता है, P3 और फिर क्या कितने लिगेंड्स है भाई 6, P3 फिर क्या हो जाएगा D3, P3 D3, यहाँ पर मैंने में कर लिया भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 D0, तो ऐसा ओवरलैपिंग करेंगे P3 D3 पाँच वाले नहीं, ऐसा हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या, नहीं ऐसा हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है, ठीक है भाई। अब इसके बाद में मान लीजिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कंसीडर करता हूँ, तो एक स्पिन यहाँ पे आ जाएगा, ये स्पिन ये यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये स्पिन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए कर लेते हैं हम, इसकी पेयरिंग करेंगे तो ये हो गया, और उठा करके मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, चलिए हटा दिया, ऐसी सिचुएशन। कितने लिगेंड है 6, तो इसको कितने वेकेंट ऑर्बिटल अवेल करने, 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसा कर सकते हैं। DsP3D ऐसा भी हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या, DsP3D ऐसा भी नहीं पॉसिबल है, ऐसा भी नहीं पॉसिबल है। ये ऐसे कॉम्प्लेक्सेज हैं जो आपको ट्रबल में डाल सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो बहुत अजप्शन लेकर के कि बहुत सूटेबल ऑप्शंस, मतलब ऐसा अरेंजमेंट करें जहाँ से आपको एक सूटेबल हाइब्रिडाइजेशन मिल सके। पहले जैसी सिचुएशन में क्रिएट कर लेता हूँ, ये हो गया भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, 6 है ना भाई। अब देखिए यहाँ पे किया जाता है, ये जो एनो है, एनो ये तो आपका वीक फील्ड लिगेंड से, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका हो सकता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्टार्टिंग फ्रॉम एन, ठीक है भाई। इसको आप मान करके चलिए एवरेज फील्ड लिगेंड्स, एवरेज एक ऐसा लिगेंड जो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड एज वेल एज वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे करना क्या है, पेयरिंग तो करेंगे, तो पार्शियल पेयरिंग करेंगे, ये उठा करके आप कर देंगे, यहाँ पे डाल दीजिए, ये स्पिन खाली हो गया, स्पिन खाली आप ना करिए, पेयरिंग यहाँ बीच में नहीं करेंगे भाई, एक सीक्वेंस फॉलो करिए, ये ले आइए और यहाँ तक तो पेयर्ड है तो इसमें भी पेयरिंग कर दिया, ये स्पिन मैंने उठा के डाल दिया, पार्शियल पेयरिंग। अब इनकी पेयरिंग मत करिए, इसको एनर्जी आपने दी, एक्साइटेड मोड में चला गया भाई, हाँ लोअर ऑर्बिटल में जा रहा है तो एनर्जी कम कर सकते हैं, ये चला गया, ठीक है। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं, ये तो फील्ड है। अब यहाँ तक कितने ऑर्बिटल्स अवेल करने हैं 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भाई, ये sp3d2 sp3d2 पॉसिबल है भाई, sp3 एंड d2 पॉसिबल है, sp3d2 पॉसिबल है, ये हो गया। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों ऑप्शन कंसीडर किए, उसके केस में हमें सूटेबल हाइब्रिडाइजेशन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे रीअरेंजमेंट आपको करने हैं ताकि आपको सूटेबल हाइब्रिडाइजेशन इन कॉम्प्लेक्सेस का मिल सके। चलिए मैं दूसरे कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करता हूँ। एक ये कॉम्प्लेक्स दिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये MnF6, ये दिया है 2 पावर -3। अब ध्यान दीजिए भाई, एक इंटरेस्टिंग पार्ट, -3 दिया हुआ है, ठीक है।
इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालिए 6 - 1 = -3, तो ये आपका Mn3+ हो जाएगा ऑफकोर्स। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने पहले निकाल लिया। फिर इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, तो Mn का जो एटॉमिक नंबर होता है 25, तो ये हो जाएगा 3d5 और ये 4s2 हो जाएगा। इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं? 3, तो 3 का मतलब है कि यहाँ पर हो जाएगा 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3d4 सॉरी। ऑर्बिटल नोटेशन के बारे में हम बातचीत करते हैं। 3d4 4s0 और ये हो गया 4p, ठीक है भाई, 4p 0 4 स्पिन लीजिए, डाल दिया मैंने सिंगली फील्ड बाकी खाली पड़ा हुआ है। अब ध्यान दीजिए भाई, इसमें से यूनिडेंटेड 6 लिगेंड्स है, मतलब इसको कितने अवेल करने हैं? ऑर्बिटल 6 ऑर्बिटल्स अवेल करने हैं, 6 ऑर्बिटल्स अवेल करने हैं। तो यहाँ पर मैं 4d भी डाल देता हूँ, खाली तो पड़ा हुआ है, 4d खाली पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, अब भाई ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है, हैलोजन है। अगर हैलोजन डोनर एटम है, वीक फील्ड लिगेंड्स में नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी पेयरिंग आप नहीं करेंगे। अगर पेयरिंग नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही रहेंगे, तो मतलब है कि आपको यहाँ से काउंट करना पड़ेगा। dsp3d कितने बॉक्सेज अवेल करने हैं? 6 1 2 3 4 5 6 dsp3d। ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या भाई? dsp3d। यहाँ पर जो वीबीटी थ्योरी है इसका पूरा कचरा किया गया है। कचरा इन द सेंस मीन्स कई सारे ऐसे कॉम्प्लेक्सेज हैं जहाँ पर वीबीटी थ्योरी खासतौर से जो हमें रूल्स बताए गए हैं आप बिल्कुल सटीक एक्यूरेटली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो यही पार्ट dsp3d, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर मैं इस बॉक्स को नहीं इंक्लूड करूं, यहाँ से मैं काउंट करूं sp3d2, ये हाइब्रिडाइजेशन कर लिया, तो क्या यहाँ से पाँचपल है, ये हो जाएगा आपका sp3d2, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2, और क्या हो जाएगा भाई? ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। यहाँ से नहीं आ पाएगा, अगर आपने यहाँ से काउंट किया अकॉर्डिंग टू वीबीटी थ्योरी आपको यहाँ से काउंट करना चाहिए, पर तो आपको सुटेबल अरेंजमेंट करके ही आपको ये हाइब्रिडाइजेशन इस कॉम्प्लेक्स का निकालना है, ठीक है ना भाई। अच्छा, एक लास्ट कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, इसमें आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। ये हो गया आपका Mn, ये Cn2⁶, और ये हो गया आपका 3-, ठीक है। ध्यान दीजिए भाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट वही सेम रहेगा, C-1 साइनाइड आयन दिया हुआ -3 हो जाएगा, तो Mn कितना हो जाएगा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ से आपको Mn3+ मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने Mn का 25 था तो 3d5 लिखा था, ये 4s2 हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किया, तो ये क्या हो जाएगा? 3d4 एंड 4s0, ठीक है ना भाई। अब देखिए होता क्या है सॉरी, अब नेक्स्ट होता क्या है भाई, इसमें होता ये है कि आपको ऑर्बिटल नोटेशन लिखना है। चलिए ऑर्बिटल नोटेशन 3d4 4s0 4p0 4d0 कर लिया भाई। कितने स्पिन है इलेक्ट्रॉन से? 4, तो 4 स्पिन यहाँ पे कर दिया मैंने, सिंगली फील्ड कर दिया। अब ध्यान दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। इंटरेस्टिंग इस वजह से क्योंकि इसमें लगा हुआ है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब क्या है भाई? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता हूँ तो 2 पेयर बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर कितने पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर क्या है, कितने लिगेंड्स लगे हैं? 6 लिगेंड्स लगे, मतलब इसको 6 वेकेंट ऑर्बिटल अवेल करने। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा D3sp2 लीजिए। ये होता ही नहीं है, होता भी होगा तो न तो कभी सुना है इसके बारे में, सिलेबस में तो है ही नहीं। अगर नहीं है तो समझ लेते हैं कि है ही नहीं है। हाँ, ये चीज़ है भाई, ये है।
वीबीटी के अकॉर्डिंग अगर आप पेयरिंग करेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्डिंग है तो सिचुएशन ऐसी होगी, मुझे ये हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा और ये हाइब्रिडाइजेशन तो है ही नहीं। अगर ये नहीं है तो आगे की इंफॉर्मेशन पूरी ब्लॉक हो जाती है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं कंप्लीटली पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ना करके पार्शियल पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करूं, अगर इस स्पिन को लेकर के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पार्शियल पेयरिंग, इस स्पिन को लेकर के यहाँ पे डाल देता हूँ तो ये पेयर हो गया। अब देखिए D2 तो पॉसिबल है, D2sp3। तो लीजिए इसके केस में यही हो जाएगा D2sp3। अब ये हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। ठीक है ना भाई। तो नंबर ऑफ सिलेक्टिव कंपाउंड्स जो जितने भी हो सकते थे, जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती थी, वो सभी कंपाउंड्स मैंने आपके साथ में शेयर किए हुए हैं। फिर भी अगर आपको कोई ऐसा कंपाउंड्स दिखे, आप कोर्स कमेंट बॉक्स में आप शेयर करें और उसके लिए मैं कहीं ना कहीं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो कंपाउंड्स की स्टडी करने के बाद में आप लोगों को ये आभास हो गया होगा, ये तो नॉलेज में आ गया होगा कि वीबीटी थ्योरी की भी कई सारी लिमिटेशंस हैं, कई सारे अजम्पशंस हैं। कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नहीं निकाल सकती। कल के लेक्चर मैंने एक कॉम्प्लेक्स पढ़ाया हुआ था, उसमें से टेट्राहेड्रल में था, तो वो बाई वीबीटी थ्योरी टेट्राहेड्रल जो हमने टी आ रही थी एक्सपेरिमेंटली वो स्क्वायर प्लानर था, वो भी पार्ट ये एक्सप्लेन नहीं कर सकी। तो कई सारी लिमिटेशन थे। इन्हीं लिमिटेशंस के चलते इस थ्योरी को भी कंप्लीटली डिस्कार्ड नहीं किया गया, क्योंकि इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कंसीडर करके कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन तो आप निकाल ही रहे हैं। जो मोस्ट प्रेफर्ड थ्योरी है वो है आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे।